हाय, वेलकम टू पटना यस। जैसा कि जानते हो आप सभी कि बीपीएससी प्रीलिम्स एवरी ईयर 30 सितंबर होगी। तो अभी चल रहा है जून। तो आपके पास समय अगर देखा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त। तो आप लोगों के साथ सितंबर क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? तो सितंबर आप रिवीजन एंड मेनली टेस्ट के लिए और करेंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास प्रॉपर जो समय है जून, जुलाई एंड अगस्त ही है। और आप मोस्ट कम से कम आपके पास कितना समय बचा है? 85 डेज है, एक फुल मोड सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करने के लिए। और प्रीलिम्स में जानते हो आप सभी की बहुत ही कंपटीशन हो चुका है, तो आपको बेटर प्रिपेयर रहना होगा प्रीलिम्स के लिए। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो साइंस सेक्शन है, साइंस अगर आप देखोगे बहुत मेजर कंपोनेंट है। और है जैसे अगर आप देखोगे 69 के प्रीलिम्स में, तो इस साइंस से रफली 23 या 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 68 में देखोगे आप तो 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा 67 में भी देखोगे आप तो रफली 30, 66 में भी 30। तो आप देखोगे कि 25 से 30 के बीच में मोस्टली क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आप देखोगे कि पहले वन वर्ड जैसा नहीं नहीं रहा बीपीएससी। अब काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी आप कैसे करोगे? आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी साइंस की? तो सबसे पहला जो तरीका है साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने का बीपीएससी के लिए, वो है आपका एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स रिप्लेसेबल है। आप उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल सकते हैं। आपको साइंस एनसीईआरटी की पढ़नी ही होगी। तो इसी सिलसिले में पटना आईएएस एक साइंस बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं 6 to 12 क्लास में के, उसको शुरू करने जा रही है। तो आज हम उसी सिलसिले में देखेंगे कि बायोलॉजी के का जो क्लास है, बायोलॉजी में आप देखोगे सेल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम में भी सभी। तो ये सेल जो टॉपिक है, जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9 का अगर आप चैप्टर 5 देखोगे और चैप्टर 6 देखोगे, ये सेल के रिलेटेड और काफ़ी क्वेश्चन जो इससे बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 5, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में दिया गया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कैसे लगेगा आपको क्लास? लास्ट में आप जरूर रिव्यू करके कमेंट करके जरूर बताएं। तो सेल को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहीं कहीं आपने देखा होगा इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी लिखा रहता है, या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी लिखा रहता है। तो बस आप इतना जान लो कि क्या अलग अलग अगर टर्म भी आए, फंडामेंटल, बेसिक, फंक्शनल, तो वो सब हमारे लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल। क्योंकि सेल से ही जो भी ऑर्गन्स, टिश्यूज या जो भी क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म है, सब एक सेल से ही ग्रोथ हुआ है, एक सेल से ही डेवलप हुआ है।
तो एनसीईआरटी में क्या इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ उसको डील करूंगा कि कहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये सेल को किसने डिस्कवर किया, किसने सेल को देखा, या सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो सेल के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। तो इसका फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या किसने सेल को डिस्कवर किया। तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या हु डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड सेल। तो आंसर आपका होगा रॉबर्ट हुक। पहला पॉइंट आपका ये बनता है कि सेल का डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था, लिविंग सेल का नहीं। ये आप अंतर को बार बार डिफरेंस को आप ध्यान दोगे। रॉबर्ट हुक डेड सेल का, उन्होंने डेड सेल को में पता किया था। इसे आप पहले अगर आप लाइन पढ़ोगे तो इसे कॉर्क भी की बोला जाता है। यहाँ देखो आप है, कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। जब आप प्लांट का स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह में, तो आप देखोगे जो बाहरी परत होता है उसका बार्क ऑफ ट्री, वो डेड सेल में काउंट होता है। तो आप यहाँ ध्यान दें कि आपको और कभी पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी या हु डिस्कवर्ड सेल, इट इज रॉबर्ट हुक। अब सेल जो है यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, जैसे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल के बने हुए हैं। पैरामोसियम, क्लाइमेडोमोनास, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसका एग्जाम्पल आप उसे कोशिश करो कि आप अपने मेमोरी में रखोगे। तो जैसे यहाँ पर दिया यूनिसेलुलर का क्लाइमेडोमोनास, पैरामोसियम, बैक्टीरिया। तो रॉबर्ट हुक एक बुक लिखे थे जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक का नाम याद रखना है आपको कि उस बुक का क्या नाम था जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया था, जो उन्होंने डिस्कवर किया था। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक रोट ए बुक माइक्रोग्राफिया, और ये 1665 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस में कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं। तो बस आपको डिफरेंस याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पहले डिस्कवर किया था, लेकिन फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, वह है ली विन हॉक ने। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चंस को आप दो बार जरूर पढ़े, किसके सेल्स पे पूछा जा रहा है, डेड सेल या फ्री लिविंग सेल। अगर वो फ्री लिविंग सेल्स क्वेश्चंस में लिखा हुआ है तो आप वो वहाँ पे क्या नाम दोगे, ली वेन हॉक ने डिस्कवर किया था। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ, ना डेट दिया हुआ है ना फ्री लिविंग दिया है, ओनली लिखा हुआ है सिर्फ सेल, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लिखोगे। और क्वेश्चन आया सिर्फ हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल, तो ली वेन हॉक। हु डिस्कवर्ड डेड सेल, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का तो खोज कर लिया था, लेकिन इस सेल के, जैसे जानते हो आप सब कि इस सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. अब जैसे जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, जिसे हम
प्रोटोप्लाज्म या आप कहीं कहीं साइटोप्लाज्म में देखोगे, दोनों में अंतर है, वो आपको जब और क्लासेस में होगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जो लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस है उसने उसको किसने नाम दिया या उसने किसको खोजा, तो वो है पुरकेंजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डिफरेंस, सभी का नाम आपको याद रखना है, पुरकेंजी ने। तो अभी तक आपने क्या देखा कि डेड सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया लीवेन हॉक ने, न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट ब्राउन ने, एंड प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है, इनसाइड द सेल होता है, उसको पुरकेंजी ने। आप शायद नोट्स भी बना सकते हो, अगर आपका मन है तो आप एक कॉलम करके नोट्स भी बना सकते हो। उसके बाद ये जितनी भी खोज इन्होंने किया उसको आगे बढ़ाया दो बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है स्केल्डेन ने एंड स्वान ने। स्केल्डेन जो थे वो प्लांट का सेल को ये उस पर रिसर्च करा, और स्वान जो है एनिमल के सेल्स में डिस्कवर करा। दोनों ने अपने अपनी थ्योरी दी, दोनों एक जो सेम थी कि सेल के बारे में उन्हें बता रहा था। तो इसलिए जो सेल थ्योरी है, और आपसे पूछा जाए कि हु गेव सेल थ्योरी, तो ही वाज स्केल्डेन एंड स्वान। अब इसे फिर मॉडर्नाइज किया गया, उसे उसे फिर एक्सपेंड किया गया। तो वो किसने किया, तो वो वर्चो ने किया। वर्चो ने क्या बोला कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं, डेवलप होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु गेव सेल थ्योरी, तो स्केल्डन एंड स्वान। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हु गेव मॉडर्न सेल थ्योरी, तो वो आपको का होगा वर्चो ने। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अगर पूछ दे कि सेल थ्योरी किसने दिया है, और दोनों जगह नाम हो आपका कि वर्चो का भी नाम हो और स्केल्डन एंड स्वान का भी नाम हो, अगर ऑप्शन में ए एंड बी बोथ ए एंड बी हो, तो आपको बोथ ए एंड बी में जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन आपका सिर्फ हो कि एक जगह दे दिया है स्केल्डन एंड स्वान, हु गेव सेल थ्योरी, पहला ऑप्शन हो गया स्केल्डन एंड स्वान, दूसरा ऑप्शन हो गया वर्चो, तीसरा ऑप्शन हो गया रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन हो गया रॉबर्ट हुक। तो सेल थ्योरी कौन किसने दिया था पहला, वो है स्केल्डन एंड स्वान। लेकिन आपका क्वेश्चन आ जाए हु गेव मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आप वर्चो का नाम याद रखोगे और उस पर टिक लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से बार बार ये चीज को देखो, ठीक है। प्री एज्यूम कोई भी क्वेश्चन को पीटी में है उसको आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, और उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ कि कौन सा तो कौन सा आंसर चारों में सही होगा, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि अगर अर्थ पे देखा जाए तो अर्थ पे सबसे बिगेस्ट सेल कौन है, बिगेस्ट जो सिंगल सेल है वो कौन सा है, तो हम किसे मानते हैं, ऑस्ट्रिच के को। और स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ कौन है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, या एक और इस नाम एक और इस दूसरे नाम से इसको जानते हैं माइकोप्लाज्मा को, जिसको बोलते हैं PPLO, फ्लोरोनिमोलाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्लोरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये निमोनो से निमोनिया आप जानते हो, तो यही इसी कारण क्या होता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब इनहेल करते हैं हम, तो ये बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं जो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण देखोगे आप कि निमोनिया जो होता है वो इस कारण का होता है। तो ऑन अर्थ याद रखना, ऑन अर्थ में क्या होता है, बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, या उसी को PPLO हम बोलते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये तो अर्थ पे हो गया, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन से सेल सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट सेल है वो है ओवम। याद रखना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट सेल क्या है, ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो है हमारा स्पर्म।
तो अब क्या ध्यान देना है कि इन ह्यूमन बॉडी which is the biggest cell in our body, that is ovum, and which is the smallest cell in our body, that is sperm. But the question can be asked in the term of longest cell. Then you have to answer it is nerve cells. Nerve cells is the longest in our body. आप आगे चलकर नर्व्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे आप पढ़े होगे डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग सेल्स है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। तो आप क्वेश्चन बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में ध्यान देना है। तो विच इज द बिगेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी, दैट इज ओवम, एंड विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, दैट इज नर्व सेल। ठीक है, डिफरेंस को याद रखो आप, तो आप के लिए इजी होगा। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन आप का कंसेप्ट सही नहीं हो तो आप उसको जो भी क्वेश्चन है आपको वो टफ लगते हैं। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया होगा आप सभी को। बार बार आप पढ़ो और देखो कि क्या डिफरेंसेस है साइंस में डिफरेंसेस या कंसेप्ट जहाँ पे अलग थोड़ा है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आपको लगे। फिर आते हैं अब सेल्स में आप देखोगे सेल्स में बहुत तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे यहाँ लिखा है, आप देखो, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये ऑर्गेनल्स मिलकर ये कुछ क्या बनाते हैं, ये कुछ फंक्शन करते हैं जिसको सेल्स हम बोला करते हैं। तो सेल्स हैज ए स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो पहला हमें पढ़ना है सेल्स ऑर्गेनल्स में, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी सेल हो उसका जो बाहरी परत होते हैं, आउटर जो लेयर होता है वो क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आउटर सेल होता है जिसको हम अभी आगे पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं सेल वॉल भी। ठीक है, और नहीं तो सभी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो भी सेल के अंदर और जो ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस सभी को क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से इसको सेपरेट करता है। मतलब यहाँ लिखा है जैसे दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है कि ये सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पहला फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जैसे कि कुछ क्या सेल के अंदर जाना है, इन करना है, और क्या सेल्स के बाहर आउट करता है। ठीक है, उसका जो अलाउ और या परमिट्स जो होता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, वो किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का काम। इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों सेलेक्टिवली कहा जाता है, कि हर चीज पास नहीं करता है। जैसे आप मान लो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कुछ भी नेट जो होते हैं, जो मच्छरदानी हो गए या
चाय छन्नी है इस पे हो गई, तो उसपे सब कुछ तो पास नहीं होता है ना, कुछ पार्टिकुलर चीज जो उस जो गैप बना हुआ, होल्स बना हुआ है, उससे जो छोटे हैं वही पास होते हैं, बाकी उसमें ही रहता है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो सेलेक्टिवली पास करता है कुछ कुछ चीज, जैसे गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर हो गए, इसलिए उसे बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या क्या वो मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या इन एंड आउट करता है, वो इन एंड आउट करता है CO2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो CO2 और ऑक्सीजन जो मूव कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से, वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय विच प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट ऑफ सॉइल सेल, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बार बार आप देखो, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। सेल के में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो कैसे होता है, तो जैसे कि ये सेल है, अब क्या होगा, इस सेल के अंदर CO2 का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और बाहर क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करेगा सेल, CO2 ड्यू टू हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है डिफ्यूजन में, जहाँ हायर कंसेंट्रेशन टू वेयर द कंसेंट्रेशन इज लो, वहां पे मूवमेंट होता है। ठीक है, ऑलवेज याद रखें कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन का मूव हो। तो सेल के अंदर CO2 ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, CO2 सेल के अंदर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल होगा, और बाहर में CO2 का कंसेंट्रेशन कम होगा, तो वो मूव कर जाएगा बाहर की ओर। उसी तरह सेम, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो और बाहर में जो सेल्स के बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, अंदर सेल के अंदर इन कर जाएगा ऑक्सीजन। इस तरह मूवमेंट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। जब सेल के अंदर कुछ मूव कर रहा है, तो सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा, और सेल के बाहर कुछ निकल रहा है हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, so therefore diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. ठीक है, by which process gaseous exchange takes place into the cell, that is diffusion। तो आपको याद रखना। ठीक है, वाटर का भी जो मूवमेंट होता है सेल में, वो भी डिफ्यूजन के ही प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं दूसरा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान देना है, वाटर also obeys the laws of diffusion, but the transport, the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, ये क्वेश्चंस में अगर रहे तो किस प्रोसेस का है, और डिफ्यूजन भी दिया रहे MCQ में, और ऑस्मोसिस भी। तो वाटर का आप याद रखोगे, ऑस्मोसिस पे टिक करोगे, अगर आपको पूछे गैसियस एक्सचेंज का, तो आप डिफ्यूजन का टिक करोगे। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज को, मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलेंगे, और जो मूवमेंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होगा उसे डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये ड्यूरिंग जो ऑस्मोसिस होगा, ये किधर मूव करेगा, कब क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वाटर में कितना सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
डिसॉल्व। सो यहाँ लिखा हुआ है दस osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है? नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर है सेल मेम्ब्रेन से जो हो रहा है किधर, जहाँ पे हायर सॉल्यूट होगा कंसेंट्रेशन का। तो थ्री टाइप ऑफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है ये सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब मोर, एक तरह से आप समझ लो कि ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, और बाहर में क्या है कि वाटर जो है, बाहर में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाइयर है, मतलब ज्यादा है। तो हाइयर कंसंट्रेशन है, जैसे बोला कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो ये क्या होगा, वाटर जो है इन कर जाएगा किसमें, सेल में। ठीक है, और जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। मतलब सेल विल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो ऐसे सॉल्यूशन को कि जब सेल में का जो कंसंट्रेशन है वाटर का सॉल्यूट में वो कम है, और बाहर में क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, तो वाटर क्या होगा, वो इनटू द सेल होगा, सेल में वो चला जाएगा, और सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। ऐसे ही को सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कब तक ये मूवमेंट होगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम ना हो जाए, मतलब से क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, मतलब दोनों तरफ से जो कंसंट्रेशन है दोनों तरफ से सेम हो जाए। ठीक है, तो जब सेम हो जाता है, वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल सेम होता है, वहां पे देर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस। देर इज मूवमेंट बट देर इज नॉट ए नेट मूवमेंट, मतलब जितना इधर जा रहा है उतना इधर ही आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं नेट मूवमेंट, बट द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी मूवमेंट हो रहा है, बट जो नेट मूवमेंट हो रहा है वाटर का वो जीरो है। अगर इधर से अगर आप मान लो कुछ 5 ml जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, और फ्रॉम आउटसाइड टू सेल क्या हो रहा है, फिर 5 ml आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नेट डिफ्यूजन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन देर इज स्टिल मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, बट द नेट मूवमेंट इज जीरो। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा, सेल जो होगा सेम साइज का होगा, ना स्वेल होगा ना सिंक होगा। फिर थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कि जब अंदर में सेल में क्या होगा, कंसेंट्रेशन क्या होगा वाटर का, ज्यादा होगा, और बाहर में क्या होगा, लेस होगा। तो जो भी वाटर क्या होगा, ये बाहर फ्लो कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो जब बाहर वाटर फ्लो करेगा तो ये सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो सेल विल लूज वाटर एंड दैट्स व्हाई सेल विल श्रिंक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीनों का डिफरेंस आपको याद रखना है कि हाइपोटोनिक कब बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब सेल के बाहर आउटर जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो क्या होगा, वो जो वाटर है फ्लो किस में करेगा, सेल्स में, और सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या है कि बाहर और सेल के अंदर भी
कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल रहेगा, तो देर इज नो नेट मूवमेंट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। फिर एक एक सिनेरियो क्या है, जब इनसाइड द सेल वाटर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, बाहर आएगा, और सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। और कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि एक आप अंडा ले लिए, अंडा का जो बाहरी से सेल होता है, वाइट सेल होता है, उसे आप हटा लो। ठीक है, और उसे कौन से सॉल्यूशन में रख दो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दो, आप HCl में रख दिए। ठीक है, जो बाहरी जो परत व्हाइट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, HCl इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपने जो बाहरी परत जो है उसे क्या किया, आपने हटा दी। ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि उसमें क्या होगा, तो एक क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो है, और बाहर जो है हाइयर है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है, और वो क्या करेगा, उस जो भी होगा वाटर क्या होगा, मूव कर जाएगा इनसाइड द शेल, तो क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे रेजिन्स का, किशमिश का दिया हुआ है। ठीक है, आप उसे भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो प्लांट्स में ऑस्मोसिस आपने देखा कि कैसे, और सेल्स का जो प्लांट्स हो या एनिमल सेल हो, कैसे डिफ्यूजन होता है और कैसे ऑस्मोसिस होता है। तो प्लांट्स में जो वाटर का एब्जॉर्बेशन ऑब्जर्वेशन है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक ऑस्मोसिस का ही। वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो भी किस तरह, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ही। मतलब एक हायर कंसेंट्रेशन होगा बाहर में, अंदर में सेल में लोअर कंसेंट्रेशन होगा, इस तरह करके वो एब्जॉर्ब करेगा रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस चीज से बना रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किससे बना रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। बाद में अब लिपिड्स मतलब फैट्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे अमीबा में आप पढ़ोगे, तो अमीबा में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा सा रहता है। तो जब अमीबा जो है, जो आप अगर पढ़ा होगा आपने, जो अमीबा क्या होता है, वो अपने जो फूड है वो इनगल्फ करता है, सूडोपोडिया पढ़ा होगा कि वो जो माउथ बनाता है सीडोपोडिया, और उस जो भी बाहर से है, जो भी फूड है वो अपने बॉडी में, यूनिसेलुलर बॉडी है ये है, उसके अंदर लेता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अमीबा टेक्स और या अमीबा इनगल्फ देयर फूड, दैट इज नॉन एज इंडोसाइटोसिस। ये एक इम्पोर्टेंट है आपको, तो आप इसे नोट डाउन करो। ठीक है, तो पहला आप हमने पढ़ लिया कि पहला ऑर्गेनल्स किसके बारे में पढ़ा हमने, सेल मेम्ब्रेन या और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल अब्सेंट होता है एनिमल में। ठीक है, अब प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट्स में भी होता है, फंगस में भी किसी किसी में होता है, और बैक्टीरिया में भी होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आप क्या ध्यान दोगे कि सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल, ओके, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया। ठीक है, इस पे ध्यान देना है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक और बाहर में लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जो प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया में। ठीक है,
तो जो सेल वॉल होता है, जो बाहरी परत होता है प्लांट्स में, ठीक है, उस किस किस चीज का बना रहता है? जैसे आपने अभी पहले पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से बना हुआ है? अभी मैंने पिछले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, कौन सा? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अब यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलोज होते हैं। तो फंजाई में जो सेल वॉल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइटिन, ये प्रीवियस में पूछा ही हुआ है। ठीक है, तो फंजाई के ऊपर जो एक जो सेल वॉल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? वो भी सेलुलोज का फॉर्म ही है, तो उसको बोलते हैं काइटिन। उसी तरह बैक्टीरिया का जो एक पतला सा एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं म्यूरिन, ठीक है, या पेप्टिडो ग्लाइकन। तो याद रखना है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। और जो ये सेल वॉल जो किस किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज से। फंजाई में यही जो सेलुलोज का फॉर्म है उसको बोलते हैं काइटिन, और बैक्टीरिया में इसे बोलते हैं म्यूरिन। ठीक है, जो भी मैं एडिशनल जो भी फैक्ट्स है मैं आपको उसको देते जाऊंगा, और इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो की पॉइंट जो दिया हुआ है वो है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो अपने आप अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, व्हेन लिविंग सेल्स loses water through osmosis there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। उसे ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अगर सेल अगर प्लांट्स जो या लिविंग प्लांट्स का जो सेल क्या होगा, वो लूज वाटर करेगा तो क्या होगा? देयर इज श्रिंकेज, और श्रिंकेज होगा तो सभी जो प्लांट्स के जो ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी उसमें भी श्रिंकेज आएगा, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ध्यान देना है, व्हेन लिविंग प्लांट से, ये वर्ड को ध्यान देना है, बस ओनली व्हेन लिविंग प्लांट सेल्स लूजेज वाटर, नॉट गेन वाटर। व्हेन द प्लांट लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर देयर इज श्रिंकेज, और दिस phenomenon इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। बिल्कुल ध्यान देना है, नॉट ए एनिमल प्लांट सेल, ओनली लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो आप ध्यान दो ये चीज। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है मैं देखता हूँ। तो सेल वॉल में, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सेल वॉल, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट रस्ट। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में था, वो क्या प्रेशर क्रिएट होता है तो वो एक्सटर्नल मीडिया से बचना है, सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रस्टिंग से। ठीक है, फिर देखो द सेल swells building up pressure against the cell wall, the wall exerts an equal pressure against the swollen cell, because of their wall such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animals। इसलिए प्लांट जो है इतना हार्ड कंडीशन में भी, ड्यू टू द सेल वॉल, देखोगे आप कि वो इतनी गर्मी भी अभी हो रही है, कैसे विथस्टैंड कर जाते हैं? क्योंकि उनकी उनकी जो बनावट है जो नेचर ने बनाई है, वो उसकी बाहरी परत सेल वॉल है जिस जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर है न्यूक्लियस। मैंने पहले बताया था कि वो किस इनका खोज किसने किया न्यूक्लियस का? रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब न्यूक्लियस क्या होता है? वो मास्टर ऑफ द सेल होता है।
ठीक है, न्यूक्लियस में रहता क्या है? तो न्यूक्लियस में रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब क्या है? डीएनए और आरएनए ये दोनों मिलकर क्या बोला जाता है? हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देना है, न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं? डीएनए और आरएनए, यही दो मिलकर जिसे कहते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का मतलब क्या है? तो डीएनए का मतलब है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देना है दोनों में क्या, एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डीएनए का डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्यों दोनों में अंतर फिर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड का ये बना हुआ रहता है, और आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंड का। अभी तो बस आप इतना जानो, और भी जो क्लासेस होंगे बाद में डीएनए कैसे उसका फंक्शन है मैं आगे और बताऊंगा। तो अभी बस आपको ये इस चैप्टर में क्या जानना है कि डीएनए जो है और आरएनए मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, और आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड बना। ये एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि हु डिस्कवर्ड, जब पूछे हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए का खोज किसने किया, तो वो है फ्रेडरिक मिशर ने। याद रखना है, डिस्कवर्ड किसने खोजा? फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन ये जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल जिसे बोलते हैं डीएनए का, उसको किसने दिया, उसको किसने बताया? तो वो है वाटसन एंड क्रिक ने। इसी यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो जब भी याद रखो, जब पूछे कि डीएनए का खोज किसने किया, तो वो है फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन डीएनए का जो ये मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, वो किसने दिया? तो वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। ठीक है, साइंस में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि किसने डिस्कवर्ड किया, किसने उसका थ्योरी दिया या मॉडल दिया, या किसने उसका नेम दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा फिर कि आपको क्या आंसर उसका बनेगा। आपका काम क्या है कि आप सब जानो लेकिन कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन रोल प्ले ना करे। तो आपको मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस का डीएनए का खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने, और उसका जो मॉडल किसने दिया? वो है वाटसन एंड क्रिक। अब ये जो डीएनए आरएनए है, एक तो अब मैंने बताया कि न्यूक्लियस में फाउंड होता है, ठीक है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे आप मैं दिखाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल्स, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और प्लास्टिड्स में। ठीक है, प्लास्टिड्स आप पढ़ोगे, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे सेल वॉल पाया जाता है प्लांट्स में, जैसे प्लास्टिड भी प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ आपके डीएनए आरएनए, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ। तो वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। ठीक है, डीएनए और आरएनए कहाँ फाइंड होता है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो न्यूक्लिक एसिड बन होता है जिसे जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं, वो किस चीज के बने हुए रहते हैं? इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है जो डीएनए आरएनए का है? उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को? न्यूक्लियोटाइड्स। इसका जो कंपोनेंट क्या क्या होता है? एक शुगर होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और एक इसमें नाइट्रोजन बेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे आप सभी। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या 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 कंपोनेंट होते हैं? एक शुगर जिसको राइबोज बोलते हैं, इसलिए डीएनए में देखोगे आप, नाम है उसका डी ऑक्सी राइबोज। ये जो राइबोज क्या एक शुगर है, कैसा शुगर है? 5 कार्बन शुगर है। कैसा शुगर है? 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा C6H12, उसमें क्या है? वो है 6 कार्बन। और राइबोज क्या है? ग्लूकोज राइबोज, थोड़ा राइमिंग हो रहा है ना, तो राइबोज क्या है? 5 कार्बन शुगर है, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स जिससे बनते हैं, और वो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। फिर एक होता है
फॉस्फोरिक एसिड और एक जो नाइट्रोजन जो बेस बना रहता है, ठीक है, वो होता है तीन। तो क्या क्या मिलके शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। और ये नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं प्यूराइन और एक को बोलते हैं पायरामाइडाइन। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्यूराइन और एक को बोलते हैं पायरामाइडाइन। प्यूराइन जो है दो तरीके के होते हैं, एडेनाइन और गुआनाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्यूराइन कितना? एडेनाइन और गुआनाइन। और पैरामिडाइन किसका होता है? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, प्यूराइन और पैरामिडाइन। प्यूराइन क्या दो होते हैं फिर, एडेनाइन, ग्योनाइन। और पैरामिडाइन क्या होते हैं? थाइमाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल। और ये जो स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो ये जो एडेनाइन है वो हमेशा किसके साथ मैच करेगा? थाइमाइन से, और डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड से मैच करेंगे ए और टी। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे लिखा रहेगा, हमेशा एडेनाइन जो है, हमेशा जो एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, वो डबल बॉन्ड बनता है। और गुआनाइन जो है वो हमेशा साइटोसिन से ही बॉन्ड बनाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है। याद रखना है कि ए और टी, एडेनाइन जो है थाइमाइन के साथ या थाइमाइन आइडाइन दोनों इंटरचेंज ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बनाएगा डबल बॉन्ड। और ग्यूनाइन और साइटोसाइन वो बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये डीएनए में होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई अगर स्ट्रैंड है, वो कैसे पहचानेंगे कि अगर क्या बोलते हैं वो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि वो डीएनए का है कि आरएनए का है? तो आरएनए में क्या होता है कि जो एडेनाइन जो है यो यूरासिल से अटैच होता है। एडेनाइन क्या होता है? यूरासिल से अटैच होता है। अगर एयू कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? उसमें आरएनए का, आरएनए है वो। अगर एडेनाइन जब थाइमाइन से ये होता है तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही क्या करता है, यही जो पेयर बनते हैं एडेनाइन और थाइमिन के, गुआनिन और साइटोसाइन का, या एडेनाइन या यूरासिल का, जो भी, यही क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए को डिसाइड करते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस डिसाइड्स द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और डीएनए के टाइप्स क्या क्या है? तो ए बी सी डी जेड। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जिसमें से जो ह्यूमन में पाया जाता है वो है पी डीएनए, ठीक है। बस ये फैक्ट्स है, आप इसे नोट डाउन करके बस बैक ऑफ माइंड में आप रख सकते हो। अब देखो थोड़ी सी जानकारी और जो इसमें दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डबल लेयर्ड कवरिंग है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसा कि सेल का जो मेम्ब्रेन था, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके नीचे न्यूक्लियस का क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है जो डबल लेयर्ड होता है, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर्ड। जैसे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा में पर इन एंड आउट पर लागू करने करता था, इसी तरह इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस जो एंट्री और एग्जिट होगा मटेरियल का, वो थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बस आप समझो, ठीक है, कि डबल में लेयर्ड होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है। अब जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में आपने पढ़ा है कि एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? वो होता है क्रोमोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोजोम्स। इस सेक्शन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखोगे। तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, ठीक है। तो क्रोमोजोम किससे बना हुआ रहता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। क्या नाम है इस प्रोटीन का? हिस्टोन। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बट दिस प्रोटीन इज नॉन एज हिस्टोन। हिस्टोन एक नाम है, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, हिस्टोन एक प्रोटीन ही है,
तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, एंड द प्रोटीन which is which is inside the chromosome, that is known as histone। ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा दिखता है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो वो है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो कब दिखेगा, जब सेल डिवाइड होगा तभी वो रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है। लेकिन जब मान लो, अभी तो मैंने बोला कि सेल जब डिवाइड होगा तो रॉड शेप बनाएगा, और जिसे हम क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे, तो हम बोलेंगे उसे क्रोमोटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमोटिन। ठीक है। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमोटिन मटेरियल। ठीक है। तो वेन द क्रोमोसोम इज नॉट डिवाइडिंग, तो हम क्या उसे बोलते हैं, क्रोमोटिन मटेरियल। ठीक है। तो डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमोटिन, डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसे क्रोमोटिन मटेरियल के तौर पे वो रहता है। ठीक है। और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम कंटेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ टीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। जैसे अभी आप मैंने थोड़ा देर पहले बताया क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है। तो क्रोमोसोम कैरी जो करता है इंफॉर्मेशन, जो भी हम अभी है, जैसे पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन गया है, कैरेक्टर्स गया है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में भी किस में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसमें, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ तक मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। अब 2 मिनट रुकोगे।
होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बनाते चलो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में फायदा हो। इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बहुत लोग बस रीडिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, सभी कोई बोलता है, जो भी टॉपर्स हो या अपने अतुल प्रसाद जो थे प्रीवियस बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख रहे हो कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। तो समझ में आया होगा आप सभी को। डीएनए समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम किससे बना रहता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। और यही डीएनए क्या होता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर से, जो जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन्स। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ जो डीएनए है, जिस उसको क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, जीन्स याद रखना है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन्स किसे, डीएनए किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीन्स। तो अगर आपको पूछे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, जीन बड़ा है साइज के मामले में, जीन बड़ा है कि डीएनए बड़ा है कि क्रोमोसोम बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि कौन बड़ा है? तो जीन सबसे छोटा है, और उसके बाद क्या है, डीएनए, और उसके बाद क्रोमोसोम। मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए, और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि साइज के या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको याद रखना है कि जीन सबसे छोटा, उसके बाद डीएनए, उसके बाद क्रोमोसोम। ठीक है, अब जीन का जो खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड जीन, या हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जीन। ठीक है, या स्टडी ऑफ जीन को बोलते हैं, जेनेटिक्स का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर कोई डॉक्टर का तैयारी करता होगा या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेनेटिक्स का। ठीक है, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसका खोज या इसका डिस्कवर ये कौन किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। किसने किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, याद रखना है इनका नाम, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, और यहाँ मैंने लिख रखा है कि वो किसने ये किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, फिर जो क्रोमेटिन जो है, वो क्या होता है, इंटेंगल्ड होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, इंटेंगल्ड होता है। जब यही इंटेंगल ना हो तो क्या होता है, जब डिवाइड होता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, उस समय हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, क्रोमोजोम है। क्या है, क्रोमोजोम है। तो याद रखना है कि क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल मास ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब डिवाइड होने लगता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम्स। वो किसमें हो जाता है, क्रोमोजोम्स में चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन।
ठीक है। अब देखो, अब इस जीन के वजह से, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से बहुत सारी एबनॉर्मलिटी या बहुत सारे जो आप बोल सकते हो डिजीज होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में देखोगे आप तो कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया का नाम सुना होगा, सिकल सेल का नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना होगा, फिनाइल कीटोनुरिया का नाम सुना होगा, थाइलोमिया का नाम सुना होगा। ये सब क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं, बीमारियां होती है, जो आप अगर खुद से भी इस बीमारी का अगर नाम आपको सर्च करोगे तो बहुत सारे कुछ इस पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि उसको डील करें, वो एक सेपरेट डिजीज में अगर कोशिश करूंगा कि सेपरेट डिजीज का जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा कि इस कौन से डिजीज कैसे होते हैं, क्यों होता है। बस मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है, जिसमें हमको रेड और ग्रीन जो सेल्स है हमारे आईज के, वो सही से काम नहीं होता। वो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट आने के कारण क्या होता है, ठीक है, मेनली एक्स क्रोमोसोम में, उसे कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसी तरह हेमोफीलिया में क्या होता है, वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो जो प्रोटीन होता है विच इज इन्वॉल्व इन द डीएनए, वो क्या होता है कि वो अफेक्ट होता है क्लॉटिंग का, जिसके कारण क्या होता है कि अगर हेमोफीलिया में क्या होता है, अगर आपका कहीं भी पार्ट, कहीं भी कुछ कट जाए तो खून रुकता नहीं जल्दी। ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, जिसे बोलते हैं हेमोफीलिया। जो ट्रांसफर होता है वोमेन टू सन, ट्रांसफर होता है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, कि अगर आप किसी को हेमोफीलिया है किसी वोमेन वोमेन को, ठीक है, तो उसके बच्चों में भी वो ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह फिर सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जिसमें ये होता है, इसमें ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज नहीं है, ये ऑटोसम है। क्रोमोजोम के बारे में आगे मैं बताता हूँ। क्रोमोजोम अगर आपने पढ़ा होगा क्रोमोजोम, तो उसमें क्या होता है कि 23 पेयर होता है। आप सभी जानते हैं कितना पेयर होता है, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर मतलब कितना हो गया, 46। तो एक इसमें 44 जो क्रोमोजोम होते हैं वो ऑटोसम होते हैं, जिसको सोमेटिक सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो रिपेयर में ये सब काम आता है। और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, या एक्स एक्स ले लो आप, या एक्स वाई ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 22 पेयर का 24, 44, और एक पेयर हो गए एक्स एक्स या एक्स वाई। एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। ठीक है, तो 44, 45 और 46। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर चाइल्ड बॉय है कि गर्ल है, वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है, मेल क्रोमोजोम, क्योंकि उसमें ही क्या होता है, वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है मेल गैमेट्स में। ठीक है, तो कुछ डिफेक्ट हो सकता है कभी इस ऑटोसोम वाले में आ जाए, अब कभी कभी हो सकता है डिफेक्ट क्या हो, सेक्स क्रोमोसोम में है, उसी को बोला जाता है। जब इसमें हो तो बोला जाता है कि सेक्स क्रोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और जब इसमें होता है तो हम बोलते हैं ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज। ठीक है, दोनों में डिफेक्ट आ सकते हैं, अब कभी भी किसी में डिफेक्ट आ जाते हैं। तो जब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण तो क्या क्या मैंने बताया, कौन कौन से डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोनोरिया, थैलेसेमिया। तो अगर ऑप्शंस में आए कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो आप ये, अगर आपको पता हो तो आप सही करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जीन्स में गड़बड़ी के कारण बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये बीमारियां होती है।
अब क्या होता है कि कभी कभी जो क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल नंबर में होते हैं। डिफेक्ट बात मैंने वहां बोला जेनेटिक और डिसऑर्डर में, लेकिन कभी कभी क्या होंगे कि एबनॉर्मल नंबर होगा क्रोमोसोम का, ठीक है, तो भी कुछ डिजीज अराइज होते हैं। जैसे पहला एक डिजीज का नाम है क्लाइनेफेल्टर साइंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्लाइनेफेल्टर साइंड्रोम, जिसे ट्रांसजेंडर ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है कि सेक्स क्रोमोसोम का डिफेक्ट के कारण, या मतलब कुछ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये डिजीज याद रखना आपको, क्लीनेफेल्टर फेटर साइंड्रोम, ठीक है, जिससे ट्रांसजेंडर बॉर्न होते हैं, ठीक है। इसी को इसमें क्या होता है कि एक एडिशनल कॉपी हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल में क्या होता है, मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक एडिशनल क्रोमोसोम और हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका पेयर कितना बन रहा है, 3 एक्स है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो नॉर्मल में क्या होता है, 46 रहता है, एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया तो क्या हो गया, 47 हो गया। तो यही एबनॉर्मलिटी आने के कारण ट्रांसजेंडर बॉर्न होते हैं, और यही किसी को बोलते हैं क्लीनफेल्टर साइंड्रोम, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जब ये डिजीज से अगर कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी को हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि मैस्कुलिनिटी क्या होगा, जो मेल कैरेक्टर्स है वो ज्यादा दिखाई देंगे, मेल मैस्कुलिन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो उसमें क्या होगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन ये ऐसे लोग क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, मतलब वो बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्लीनेफेल्टर साइंड्रोम, ठीक है। उसके बाद होता है कि टर्नर्स साइंड्रोम। दूसरा क्या डिजीज रिलेटेड है, जो बोलेंगे टर्नर्स साइंड्रोम। तो अभी मैंने बताया क्लीनफेल्टर साइंड्रोम में क्या होता है कि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, और टर्नल साइंड्रोम में क्या होगा, एक अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा। पहले में क्या था, मैंने बताया कि एडिशनल एक एक्स क्रोमोसोम, और इसमें क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम के कारण क्या होगा, एक इसको ओ भी लिखते हैं, तो एक क्रोमोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जो नॉर्मल जो होता है क्रोमोसोम वो 46 होता है, तो आप उसमें एक माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 45। तो इन टर्नर साइंड्रोम जो बच्चे होंगे वो क्या हो, उसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसके कारण यह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 45 होंगे। क्लीनफेल्टर में क्या होता कि एक एडिशनल हो जाएगा, ठीक है, तो 47 हो जाएगा। और इसमें क्या था कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से उसमें मैस्कुलिनिटी मतलब मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होते थे। लेकिन जो टर्नर साइंड्रोम जो होंगे जिनमें होंगे, उनमें क्या होगा कि फीमेल जो कैरेक्टरिस्ट है, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्ट है, वो क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, मेल के रिलेटिव, ठीक है। और ये भी क्या होंगे, ये भी स्टेराइल होंगे, ये भी बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो मैंने बताया आपका, एक क्लीनफेल्टर साइंड्रोम, एक टर्नर साइंड्रोम। क्लीनफेल्टर साइंड्रोम में क्या था, एडिशन ऑफ वन मोर एक्स क्रोमोसोम, और टर्नर साइंड्रोम में क्या था, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में एक जो 20, ये देखो आप, ये सेक्स लिंक नहीं है, ये क्या है, ऑटोसम रिलेटेड है। ऑटोसम में जो 21st क्रोमोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम, ठीक है, उसका क्या बन जाता है, उसका एक एडिशनल कॉपी बन जाता है। किसका याद रखना है कि 21st क्रोमोसोम में क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी उसका बन जाता है, जिसको हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं,
जिसके कारण क्या होता है, ऐसे बच्चे थोड़ा सा पेरेंटल केयर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का भी उसमें आप देखोगे उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। वो ड्यू टू क्यों होता है कि ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है, उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फिर एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्यों होता है, डिफेक्ट इन द 13th क्रोमोसोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, डिफेक्ट इन द 21st क्रोमोसोम। और पटाउ सिंड्रोम क्यों होता है, डिफेक्ट इन 13th क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के रिलेटेड, न्यूक्लियस में हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम, डीएनए पढ़ लिया, ठीक है। जीन्स पढ़ लिया, जीन के रिलेटेड डिजीज पढ़ लिया, क्रोमोसोम के रिलेटेड डिजीज पढ़ लिया कि एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम में है तो क्या क्या डिजीज हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ सेल्स में या कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का जो मैंने बताया कि उसका जो मेम्ब्रेन होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल लेयर्ड होता है, वो क्या होगा, एब्सेंस होगा, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हमें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स। जिस ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का वो एब्सेंट हो उसे बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, और जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो आपको ध्यान देना है, जो प्रोकैरियोट से सिर्फ एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जो भी हैं ग्रुप्स में आते हैं वो सब आपके यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बाद में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे कि प्रोकैरियोट्स किससे बोलते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, जो लैक करता हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे प्रोकैरियोट्स, और जिसमें होता है उसे बोलेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, उसमें क्रोमोसोम, डीएनए, ये पढ़ लिया सब हम लोगों ने। अब क्या है, अब जो एक इस सेल वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लीजिए, और ये न्यूक्लियस है। अब इसके जो लिक्विड फ्लूइड था जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी में और भी बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो रहते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। बिसाइड द प्रोकैरियोट्स में जो एब्सेंट न्यूक्लियर रीजन तो होता ही है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का जो मेम्ब्रेन बना रहता है वो भी एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियो, ठीक है। और यूकैरियोटिक में तो सारी जगह वो मेम्ब्रेन मिलेगी। इसलिए वायरस जो है जिसको हम, क्या होता है वायरस जो है वो मेम्ब्रेन लैक होता है, उसको वायरस क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है अगर आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द होस्ट। जैसे ही वो एंटर करता है होस्ट के बॉडी में, लिविंग बॉडी में, तो वो क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर देता है, तब वो लिविंग बींग्स में काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब आउटसाइड होस्ट वो बॉडी के बाहर रहेगा तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का वो नहीं दिखाता है अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, ठीक है। और यहाँ तक आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। कोई भी डाउट्स हो या कोई भी कंसेप्ट बाई मिस्टेक मुझसे भी अगर कुछ छूट गया हो या गलती हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, कैसा लग रहा है आप सभी को, क्या कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पा रहा हो या नहीं। आप अपने व्यूज़ कमेंट में लिख कर बता सकते हो, आपको पसंद आए तो आप लाइक करो और शेयर भी कर सकते हो कि हम बहुत लोगों तक पहुंच पहुंचे।
अब आता है कि अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके बारे में अब पढ़ना है कि उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा शेप का होता है उसे भी आपको याद रखना है। तो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैक। क्वेश्चन में दे देगा स्टेटमेंट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप क्या होता है। तो ये याद रखना है कि आपको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होता है, राउंड होते हैं, या ऑब्लॉन्ग बैक फेसियल्स होते हैं। आप ये डायग्राम में आप देख सकते हो। जैसे सेकेंड में पानी पी लूं। तो आप ये देखोगे न्यूक्लियस से जो सटा हुआ है ये रीजन, ये देखोगे यही क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे शॉर्ट में ईआरबी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही, सिमिलर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आ सकता है, पूछ सकता है। ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या स्टेटमेंट में कहीं दिया रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको पता है तो वो करेक्ट सेंटेंस होगा, तो आप उसको समझ सकते हो और उसके मदद से आप बहुत सारा कुछ ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन डिफरेंस क्या है रफ और एसईआर में? रफ क्यों बोला जाता है? तो रफ क्यों बोला जाता है? रफ बोलने का कारण क्यों है कि उसमें क्या होता है कि राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या होते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम, इसलिए उसे रफ बोला जाता है। ठीक है। और स्मूथ में राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं तो उन्हें नहीं बोला जाता है, इसलिए उनको स्मूथ बोला जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होने के कारण, राइबोसोम क्या है? एक्टिव सेल्स है जहां पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इट इज साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। कहाँ होता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ अटैच है अभी इसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। लेकिन स्मूथ में तो अटैच होता नहीं है, तो स्मूथ का क्या काम? तो स्मूथ क्या करता है, वो क्या बनाता है? फैट मॉलिक्यूल, जिसे हम लिपिड्स भी बोलते हैं। डिफरेंस दोनों का फंक्शन याद रखना है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है राइबोसोम, जिसके कारण से वो व्हाट इज साइट क्या होता है उसको? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ठीक है। और स्मूथ में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और यही प्रोटीन और लिपिड जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है, वही क्या करता है? सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। याद रखो, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा रहा था मैंने, तो वहां बोला था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। तो हु मेक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, कौन सा सेल? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन किसी सेल का बनाता है, और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनिस। समझ में आया आप सभी को? मैं क्या मैंने पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड।
लेकिन ये जो प्रोटीन और लिपिड से जो बना सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है वो कौन बनाता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? वो मैन्युफैक्चर होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? व्हेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, उसे बोलेंगे मेम्ब्रेन बायो, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो सिर्फ क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बना रहे, वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन में? इंजाइम्स और हार्मोन। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज ए इंजाइम्स एंड हार्मोन। यही सेल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है, वो प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी करता है, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख रहे हो ना, कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी सेल में। वो अटैच रहता है पहले न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम है तो उसे रफ बोलते हैं। राइबोसोम क्या है, क्या करता है कि वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है? फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसी यही चीज बनाने में किस क्या मदद करता है? सेल मेम्ब्रेन को, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनिस प्रोसेस बोलते हैं। और कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स या हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और भी फंक्शन है इसके, ठीक है। क्या फंक्शन है कि वन फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एक तो मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, और वो प्रोटीन जो बनता है उसको ट्रांसपोर्ट भी करने का काम किसका काम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। स्पेशली प्रोटीन, सभी कुछ प्रोटीन फैट भी वो काम है उसका ट्रांसपोर्ट करने का, लेकिन स्पेशली क्या दिया हुआ है? प्रोटीन, ठीक है। और क्या काम है इस जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये जो डिटॉक्सिफाई भी करता है, अगर आप बॉडी कुछ खा रहे हो ऐसे पॉइजन या ड्रग्स, ठीक है, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका काम है? सेल का। सेल के अंदर किसका काम है? कौन से सेल ऑर्गन का? तो वह है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसलिए लीवर लीवर में मोस्ट ऑफ द क्या ज्यादा पाया जाएंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल में पाया जाता है, क्योंकि लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना, और इसलिए उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने राइबोसोम पढ़ा, राइबोसोम क्या कर रहा है? तो राइबोसोम के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम किससे बना रहता है? आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे बना रहता है? आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है, ठीक है, वो अब पढ़ोगे, बस मैं थोड़ा सा बस माइन्यूटली डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका शेप होता है, प्रोकार्योटिक में होता है 70S। एस मतलब सेकेंड नहीं है, एस मतलब होता है स्पेडबर्ग यूनिट, एक यूनिट, ठीक है। और यूरोकाइटिक में क्या होता है? 1880S। ध्यान देना है, प्रोकार्योटिक में क्या होता है? 70S, और यूरोक्राइटिक में क्या होता है? 80S, ठीक है। एक यूनिट है मेजर करने का शेप का, तो राइबोसोम में होता है। तो आपको क्या यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे बॉडी में, जो यूरोक्रेटिक में भी रहता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यूरोक्रेटिक में 18S रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल है जो ऑर्गेनल्स है, उसमें क्या होता है? 70S होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरियोक्राइटिक सेल इन यूरोक्राइटिक सेल। यूरोक्राइटिक सेल के अंदर क्या है? एक प्रोकार्योटिक सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइट्रो क्यों बोलते हैं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको आपको जानना है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है,
वो है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपार्टस भी बोलते हैं उसे। ठीक है, इसका काम क्या है, गोल्गी अपार्टस का। ठीक है, तो पहले आप देखो कि गोल्गी अपार्टस का जो ये क्या है, फ्लैटेन सेक्स है, और उसमें क्या था, लॉन्ग था। इंडोप्लाज्मिक में क्या था, लॉन्ग था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और गोल्गी अपार्टस में क्या है, मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लैटेन सेक्स और पैरेलल्स होता है, जो सिस्टन के फॉर्म में ऐसे लगा रहा। ठीक है, और इस ये हमेशा क्या होगा, किससे कॉन्स्टिट्यूट रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एयर and therefore constitute another portion of complex cellular। ठीक है, अब जो क्या होता है, इस गोल्गी अपार्टस को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या करते हैं, ट्रैफिक क्या करता है, डायरेक्शन देता है ना कि इस चीज को यहाँ भेजो, इस गाड़ी को इधर भेजो, कैसे डायरेक्शन मेंटेन करता है। तो गोल्गी अपार्टस, जो गोल्गी बॉडीज का जो काम है हमारे सेल में, वो भी क्या है कि प्रोटीन मान लो बना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको किस प्लेस में, किस डायरेक्शन में भेजना है, किस में कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, उसका काम है गोल्गी बॉडी का, इसलिए इसे हम बोलते हैं। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। जस्ट सेकेंड। ठीक है, होप क्लियर हो गया। नहीं होगा क्लियर तो मैं फिर से वीडियोस को बना डालूंगा यहाँ से। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे। तो मैंने बताया कि गोल्गी अपार्टस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है कि कौन चीज को कौन से प्लेस में जाना है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ जैसे में लिखा हुआ है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो भी ईआर जो बनाता है, उसको कहाँ भेजने का काम है, कहाँ उसको बॉडी में कहाँ नीड है, वहां उसके मुताबिक वो गोल्गी अपार्टस क्या करता है, वहां भेजता है। इसका फंक्शन याद रखना है कि वो क्या करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन। वो स्टोरेज करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैकेज करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और गोल्गी अपार्टस का क्या काम है, गोल्गी अपार्टस जो लाइजोसोम है, जो अभी इसके नेक्स्ट नेक्स्ट सेल ऑर्गन उसे पढ़ना है, उसे भी फॉर्मेशन करता है। लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी अपार्टस। ठीक है, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है लाइजोसोम का फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एनसाइटिक लिखा है उससे भी मानना है करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं लाइजोसोम।
ठीक है, बहुत बार बार पूछ चुका है। विच सेल ऑर्गेनाइज नॉन ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लेकिन अब ये इतना बार पूछ चुका है, ये सभी कोई जान गए। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ है सेल का। ठीक है, तो क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है उसमें एक डाइजेस्टिव इंजाइम भरा रहता है। कौन सा डाइजेस्टिव इंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। याद रखना है क्या? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भरा रहता है। अब वो क्या करता है? बस्ट कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो नीड नहीं है उसको क्या करता है? इनकल्फ कर जाता है, और उसके बाद लास्ट में वो बस्ट कर जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करेगा? सबको डाइजेस्ट कर जाएगा जो भी नीड नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं माइट्रो। बहुत बचपन से आप सभी सुनते आ रहे होंगे कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ याद ना हो, याद हो, ये तो बहुत याद रहता था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल को। ठीक है, जैसे दो लेयर थे इसमें भी, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे और मैंने क्या बताया था, याद है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें न्यूक्लियस के अलावा इसमें भी डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो दो, एक होता है आउटर सरफेस होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और अंदर में जो एक सरफेस होता है जो पोरस होता है और फोल्डेड होता है। ठीक है, फोल्डेड होने से कारण क्या होता है? जो एटीपी जनरेट होता है, पढ़ोगे एटीपी जनरेट कैसे होता है, उसको सरफेस एरिया क्या करता है? उसका बढ़ाता है। फोल्डेड सरफेस क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो, जो एनर्जी रिलीज होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का, इसलिए तो पावर हाउस सेल बोलते हैं कि वो एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसे हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बिल्कुल ध्यान देना आप यहाँ सब, आप सब, कि अगर पूछते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और ऑप्शन में हो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी कुछ ऑप्शन हो और नन ऑफ द एबव भी हो, तो आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया को टिक नहीं करना है, नन ऑफ द एबव को ही करना है, क्योंकि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ना कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इस डिफरेंस को आप याद रखना है। एटीपी को सिर्फ बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, and mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। प्लास्टिड्स में भी होता है। ठीक है, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपना प्रोटीन खुद बनाता है। ठीक है, अब देखो, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो एक थे कॉलिकर। हु डिस्कवर्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया? कॉलिकर। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बायोप्लास्ट। ये बायोप्लास्ट किसने बोला? ऑल्टमन ने। किसने बोला? ऑल्टमन। ठीक है, और ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो टर्म किसने दिया? एक नाम था कार्ल बेंडा ने। किसने दिया? कार्ल बेंडा ने दिया। ये याद रखना है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड के अंत में क्या, बायोप्लास्ट भी अगर पूछा जाए तो बायोप्लास्ट को ही माइट्रोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, और इसने ऑल्टमन ने ये बायोप्लास्ट बोला। और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का टर्म है वो किसने बोला? कार्ल बेंडा ने। किसने बोला? कार्ल बेंडा ने। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के। अब आते हैं हम प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। ठीक है, दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, याद रखना। कहीं कहीं कुछ बुक्स में 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड दिए हुए हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 टाइप को दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? दे आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक। अगर स्टेटमेंट में कहीं है हो, याद रखना है, दे आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक। एक है क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्लास्टिक बोलते हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें व्हाइट और कलरलेस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यही
जो क्रोमोप्लास्ट है, जो कलर्ड प्लास्ट जिसे बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट में भी एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या, कलर प्लास्ट, और उसी में क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो दे आर नॉट थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दे आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एंड इन द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, the chromoplasst which contain the green pigment which is known as chlorophyll, that is known as chloroplast, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि अगर फूल या देखोगे अलग अलग कलर जो देना रहता है, वो काम किसका है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का फिर क्या काम है, जो कलर नहीं है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेनुल्स वहां पे स्टोर होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बहुत न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, याद रखना है, क्या जी, स्ट्रोमा, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बराबर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखे होंगे कि डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह प्लास्टिड में भी डीएनए, जो अब क्लोरोप्लास्ट में क्या था, कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो बहुत सारे कलर जो होते हैं, जैसे लाइकोपिन, ठीक है, एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो लाइकोपिन जिसमें पाया जाएगा वो क्या होगा, रेड कलर का होगा। बहुत सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेड कलर को दिखेंगे, उसमें क्या पाए जाएंगे, टमाटर, टमाटो, उसमें क्या पाए जा रहे हैं, लाइकोपिन, ठीक है। फिर होता है एंथोसाइन, जिससे ब्लू और वायलेट कलर में ये होता है, याद रखना है। ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे, एप्पल में एंथोसाइन होते हैं, ठीक है। एप्पल भी रेड कलर का होता है, लेकिन एप्पल में रखना कि एंथोसाइन होते हैं। फिर बीटा टाइन है, वो उसमें रेडिश पर्पल कलर के होंगे। फिर बीटा कैरोटीन है, इस जो क्या बोलते हैं, कैरोट वगैरह में पाया जाता है, जिससे येलो और ऑरेंज कलर मिलते हैं। काउ मिल्क व्हाइट कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या जी, कैसिन, ठीक है। ये कुछ कुछ है जो पूछते हैं, कोशिश करूंगा कि कुछ और भी अगर होगा तो अलग से मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा, या बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा जो थे मैंने यहाँ कुछ बता दिया है जो इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं लास्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, एक स्टोरेज एक है जहाँ पे मतलब स्टोर करने के लिए यूज होता है। प्लांट्स में इसकी मात्रा क्या होती है, 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। एक सेल में देखोगे 50 to 90% क्या वैक्यूल होता है, जो प्लांट्स क्या करता है, स्टोरेज के फॉर्म में यूज करता है। एनिमल्स में कम होते हैं, जो वॉल्यूम है वैक्यूल्स का वो कम होते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल में बोलेंगे सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं, देखोगे सेंट्रियोल्स भी। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, एक तो स्टोरेज का काम करते हैं, और एक जो उसको रिजिडिटी देना हो, जो हार्डनेस देना रहता है, उसका भी काम क्या रहता है, वैक्यूल्स का काम होता है, ठीक है। और स्टोरेज में जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, स्टोर करना है कुछ भी, शुगर, ऑर्गेनिक्स या प्रोटीन, उसमें भी एक याद रखना है, कुछ अलग है थोड़ा सा, जिसको मैं बता रहा हूँ। जैसे सुनने में लगेगा कि वो प्लास्टिड्स का ही पार्ट्स है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैक्यूल जो भी है ओपन है, उसका जो ये जो आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। लग रहा है ना कि प्लास्ट है तो सिर्फ किसका होगा, प्लास्टिक का पार्ट हो, नहीं, याद रखना है कि टोनोप्लास्ट है, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नहीं जानोगे, बच्चे जो नहीं जानेंगे, वो प्लास्टिक में टिक करके आ जाएंगे, लेकिन टोनोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द वैक्यूल। क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल, ठीक है। अब आते हैं सेल डिवीजन पे। जो हमारे बॉडी में जो सेल डिवाइड होता है, वो कैसे होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हमारे सेल जो डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है, उसको उसको दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिटोसिस और एक होते हैं म्यूसिस, ठीक है। एक होते हैं मिटोसिस और एक होते हैं म्यूसिस। मिटोसिस और म्यूसिस में अंतर क्या है, तो मिटोसिस में क्या होगा कि वो ऐसा डिवीजन जो ग्रोथ के लिए, सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, ठीक है,
ऐसा डिवीजन हो सेल का जो ग्रोथ के लिए हो उसको बोलेंगे मिटोसिस, ठीक है। और ऐसा डिवीजन जो किसके लिए हो, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो होता है, जब वो जो डिवीजन होता है ऑफ स्प्रिंग के लिए जो होता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वो है मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियो, ठीक है। कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है इसमें मिटोसिस और मियोसिस में, उसे समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मिटोसिस है वो सोमेटिक सेल, जैसे मैंने क्रोमोसोम में बताया था ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं, उसमें होते हैं, ठीक है। और मियोसिस किसमें होगा, एक क्रोमोसोम में होते हैं। मतलब ये डिफरेंस याद रखना है कि पहले और सोमेटिक सेल या ऑटोसोम। तो क्या होता है, जो एक सेल है ड्यूरिंग द मिटोसिस प्रोसेस, एक जो मदर सेल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा। यहाँ पे देखोगे किस में डिवाइड हो रहा है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। क्या इसमें, टू आइडेंटिकल, मिटोसिस में क्या हो रहा है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। और इसमें क्या हो रहा है कि देखोगे एक मदर सेल से कितना एक दो लगातार कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहे हैं और 4 न्यू सेल बन रहे हैं। तो मिटोसिस में पहले ध्यान देना है कि 2 डॉटर सेल बनेंगे और इसमें 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो डिवाइड हो रहा है, मदर सेल में जितने क्रोमोजोम होंगे, ठीक है, डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, और इसी को बोलते हैं डाइप्लॉइड। तो मिटोसिस में क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। डाइप्लॉइड कहने का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने मदर सेल में होंगे उतना डॉटर सेल में भी होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। और मियोसिस में क्या होगा, 2 लगातार डिवीजन होंगे और 4 डॉटर सेल बनेंगे, और इस 4 डॉटर सेल्स में क्या होगा, जो क्रोमोजोम होगा वो हाफ द नंबर ऑफ मदर सेल होगा। मदर सेल में जितने क्रोमोजोम हैं 46 है, तो मान लो उसमें तो 23 होंगे, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सेल्स ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन द डेट ऑफ मदर सेल, जिसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। तो क्लास 9 तक आपको इतना ही दिया हुआ था। तो 11-12 का थोड़ा सा बायो में आप जाओगे तो मैं थोड़ा सा बताते रहा हूँ कि जब डिवाइड होते हैं सेल तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को, कैरोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलेंगे, साइटो। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में का जो प्रोसेस होता है बहुत कुछ कुछ दिए हुए जो 11 आपको 12 के ये बुक में मिलेंगे। तो एक प्रोसेस होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलियोफेज। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में कुछ 4 प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलियोफेज, ठीक है। जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होता है, जो टाइम टेकिंग होता है, वो होता है प्रोफेज। और सबसे छोटा क्या होता है, एना फेज होता है। बस मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे दूंगा। अगर 11-12 का जब मैं अगर बायो टॉपिक में उस समय जब लूंगा तो उसमें अगर जो होगा मैं डिटेल्स में बता दूंगा, लेकिन आपको इतना लगभग तो जानना है और इतना काफी है। आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक, ये इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो आप इसको देखो। एक, हाँ, एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। मतलब एक सिंपल सब्सटेंस से हम क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं। जैसे आप फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 प्लस H2, ये स्मॉल सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो क्या होगा, उस प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ये छोटा सा कहीं मुझे दिखा तो मैंने, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इस
चैप्टर 5 क्लास 9 का जो एनसीईआरटी के रिलेटेड जो भी टॉपिक था, मैंने उसको क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट। मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस जो प्रीलिम बेस्ड हो उसको मैं लाऊं, जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो। एनसीईआरटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एनसीईआरटी कवर करो, फिर अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत हो तो आप बहुत सारे बुक्स है उसको भी देख सकते हो, और उसके साथ आप पीवाईक्यू को भी देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एनसीईआरटी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एनसीईआरटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आई है, ये हमारा जो मेहनत है, पटना आईएएस का जो मेहनत है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रही है। इसके बदले कम से कम आप ये करोगे कि आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, और शेयर करोगे आप दोस्तों के बीच में, और रिव्यू हमारा करोगे कि कैसा लगा आपको ये क्लासेस, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमको मोटिवेशन हम सभी को मिलेगा और हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। आगे और भी क्लासेस, और भी अच्छे क्लासेस को लेकर आएंगे आप सभी के बीच में। ठीक है, मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाय आप सभी को।